हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर जो अपने पार्ट्स यानी कि सीरीज चल रही थी, उसका आज अंतिम पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। और अंतिम जो ग्रंथि बची है उसका नाम है, वो अपने मानव शरीर की गोनाड्स है, यानी कि जनक ग्रंथियाँ हैं, उनको वह अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर कार्य करती है और उनके कार्यों और विश्लेषणों के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मानव शारीरिक विकास के अंदर। तो हमने इससे पहले कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में चर्चा की है उसके बारे में भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने अंतःस्रावी तंत्र यानी कि जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड से मुख्य 10 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़ना आरंभ किया था। 10 कौन सी ग्लैंड थी? हमने हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया था। हाइपोथैलेमस, फिर पीयूष ग्रंथि, फिर पीनियल ग्रंथि, उसके बाद थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। ये मुख्य 8 प्रकार की जो ग्लैंड्स थी, इसके बारे में हमने अपने जो भी पहले के वीडियोज़ है उसके अंदर डिस्कस किया है। अगर आप सभी ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वाले जो भी 3 पार्ट बने हैं अंतःस्रावी तंत्र के, उनके वीडियो जाके देखें ताकि आपको समझ में आए। और अपना जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें, उसको देखना ना भूलें। उसके अंदर से बहुत प्रकार के क्वेश्चन पुट होने की संभावना बनी रहती है। तो आज अपना कौन सा है? आज अपना पार्ट 4 है। कौन सा पार्ट है? अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो हार्मोन है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसका जो रहेगा वो अपना पार्ट 4 है। कौन सा है? पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के पार्ट 4 के बारे में हम पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि हम जो अभी ग्रंथि के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो मनुष्य के अंदर नर में पाई जाती है। मनुष्य के 2 लिंग होते हैं, नर तथा मादा। तो नर के अंदर वो ग्रंथि पाई जाती है। अब नर के अंदर ये ग्रंथि पाई जाती है तो ये कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करती है? और वो हार्मोन मानव शरीर को निर्माण से लेकर, यानी कि भ्रूण अवस्था होती है, एम्ब्रायोनिक स्टेज, भ्रूण अवस्था, वहां से लेकर यौन अवस्था तक क्या क्या बदलाव लेके आता है और किस प्रकार वो कार्य करता है। तो देखते हैं अपनी जो 9वीं ग्रंथि है उसका नाम क्या है। अपनी जो 9वीं अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका नाम है वर्षण। क्या नाम है? वर्षण, जिसे हम अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं टेस्टिस। क्या कहा जाता है? टेस्टिस, वर्षण, जो किस में पाई जाती है? नर के अंदर। किसके अंदर? नर के अंदर। नर का ये जनन तंत्र की विशेष प्रकार की ग्रंथि है या गोनाड्स है, जनन ग्रंथि कहलाती है। अब ये क्या होती है इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी कि जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो कहा था कि जो मानव के शरीर के अंदर जो नर में वर्षण पाए जाते हैं वो वर्षण उदर कुआ के बाहर वर्षण कोष में लटकते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अब ये ऑप्शन में अपने को क्या मिलता है, देखो, क्योंकि वर्षण का जब भी नाम आए तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन पता है कि उदर गुहा से बाहर की तरफ लटकते हुए नजर आते हैं नर के अंदर। लेकिन इसका रीजन क्या है? क्योंकि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई भी ऑर्गन्स के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स या उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स पाए जाएंगे तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन रहेगा, यानी कि उसका एक पर्याप्त कारण रहेगा। उसी कारण की वजह से क्या होगा कि वो अपने अंदर भिन्नता प्रदर्शित करेगा। तो ये वर्षण कोष के अंदर वर्षणों का शरीर से बाहर की तरफ, उदर गुहा से भी बाहर की तरफ लटकना, ये कुछ बात हजम नहीं होती है। क्योंकि शारीरिक अंगों की बात करें तो सभी अंग कहाँ है? उदर गुहा के अंदर है। तो ये बाहर क्यों है? इसका पर्टिकुलर रीजन क्या है वो सुन लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नर के अंदर क्या होता है कि शुक्र जनन की क्रिया होती है, जिससे क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु। यानी कि नर के अंदर शुक्र जनन की क्रिया द्वारा जो शुक्राणु बनते हैं वो कहां पर बनते हैं? वर्षण टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ठीक है। तो उन शुक्राणुओं के लिए क्या चाहिए? उन शुक्राणुओं को जो अपना शारीरिक टेम्परेचर है, शरीर का तापमान है, उस तापमान से थोड़ा सा क्या चाहिए? कम तापमान चाहिए उसके निर्माण की प्रक्रिया के लिए। यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया के दौरान शारीरिक तापमान से थोड़ा सा कम तापमान चाहिए होता है उसके निर्माण की प्रक्रिया के लिए। अगर शरीर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के बराबर अगर टेम्परेचर उसको मिला तो वो शुक्र जनन की क्रिया में शुक्राणु या तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार मानव शरीर के नर के अंदर टेस्टिस है जो क्या रहते हैं? उदर गुहा से थोड़ा सा बाहर सेपरेट रहते हैं ताकि टेम्परेचर में भिन्नता आ जाए और शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया भी संपन्न हो जाए। तो समझ में आ गया उदर गुहा से बाहर क्यों लटकते रहते हैं? यानी कि उनको निर्माण, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उनको शारीरिक शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जिसे हम 37 डिग्री के आसपास बात करते हैं, उससे थोड़ा सा कम चाहिए होता है। तो कम करने के लिए क्या? थोड़ा सेपरेट कर दो। सेपरेट करते ही उसके निर्माण की क्रिया हो जाती है। लेकिन याद रखना, सर्दियों के अंदर क्या होता है कि तापमान बहुत ही कम हो जाता है। सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। तो उस तापमान बहुत ही कम होने पर क्या होता है कि जो वर्षण कोष के अंदर जो वर्षण पाए जाते हैं उनका तापमान
जरूरत से भी बहुत ही कम हो जाता है, तो वो थोड़ा सा अपना तापमान को बढ़ाने के लिए या अपना तापमान सामान्य करने के लिए वर्षण गुहा की तरफ ऊपर की तरफ खिसक जाता है या ऊपर की तरफ चिपक जाता है। तो इसमें कहता है कि सर्दियों के अंदर वो तापमान मेंटेन करते हैं। ये बात आपके कंसेप्ट पता चल गया। अब बात करते हैं वर्षण ग्रंथि होती है वो कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो वर्षण ग्रंथि एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है मानव के नर के अंदर, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसका मुख्य नाम है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कार्य करता है, क्या करता है, किससे मिलकर बना है? अब इसकी मैंने आपके सामने एक संरचना बनाई है। अब ये जो इसके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि जब भी लेवल अप होगा, लेवल अप कैसे कि आप एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम में देखोगे जहां पर ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो जब केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जनरल साइंस की बात करेंगे तीनों में आएंगे, फिजिक्स भी आएगा, तो काफी बार कुछ ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन उठाए जाते हैं जिसके अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन भी आ जाए और बायोलॉजी का पोर्शन भी आ जाए, कुछ संरचनाओं को उठा लिया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन की संरचना को भी उठा लिया। तो इस प्रकार की इसकी ऑर्गेनिक संरचना होती है, इसके ऊपर ये बॉन्ड पाए जाते हैं CH3 वगैरह और OH- आयन पाए जाते हैं। ये सारी संरचना आपने को पता होना चाहिए, ऑप्शन में ये भी मिल सकती है। तो देखो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा हार्मोन है, याद रखना ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये एक स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन है। अब स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन क्या होता है? स्टेरॉइड प्रकृति का मतलब है कि यौवन अवस्था को क्या करता है, आरंभ करता है, या यौवन अवस्था अपने शरीर के अंदर यौवन की क्रियाओं को लाने का कार्य करता है। स्टेरॉइड्स का मतलब होता है जवानी के अंदर उद्गम होना, यानी कि कुछ ऐसे आपको पता है कि स्टेरॉइड्स जिसके अंदर अपने विशेष प्रकार के हार्मोनों का सीक्रेशन नहीं होता है, आदमी बंदी वगैरह रहने की स्थिति हो जाती है, तो डॉक्टर स्टेरॉइड्स वाले क्या देते हैं, टेबलेट देते हैं। तो ये एक प्रकार का स्टेरॉइड प्रकृति का हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? कोलेस्ट्रॉल से निर्मित होता है। और ये कार्य क्या करता है, ये मनुष्य यानी कि मुख्य बात करें नर में होता है, तो नर में रुधिर प्लाज्मा के अंदर। अब बात करते हैं इस जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये रुधिर का जो प्लाज्मा के अंदर कितना पाया जाता है, तो प्रति 100 ml ब्लड होगा, अगर 100 ml ब्लड है, 100 मिलीलीटर ब्लड है, उसके अंदर 500 मिलीग्राम क्या पाया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। कितना? 700 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर क्या पाया जाएगा, ये मानव रुधिर के प्लाज्मा के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पता चल गई, किससे मिलकर बना होता है, कौन सी प्रकृति का होता है, ये भी पता चल गया। तो इसका एक मुख्य देखो कि नर के शरीर के अंदर यानी कि मानव नर के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, किसकी उपस्थिति से क्या परिवर्तन आते हैं, तो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, यानी कि मानव शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है किसकी वजह से बढ़ती है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, किसकी एंजाइम की उपस्थिति में, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। और इसकी सहायता से क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके अंदर बदल जाता है, यह हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में परिवर्तित हो जाता है। और हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में परिवर्तित होने पर क्या होती है, इसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी प्रकृति जो हमने बात की है कि किस प्रकार का होता है, कैसा नजर आता है और कौन कौन सा मुख्य रूप से कार्य करता है। अब देखो इसकी संरचना भी हमने देख ली। अब इसके पर्टिकुलर कुछ ऑप्शन में मिलने वाले कार्य देखते हैं। कार्य कैसे कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि नर की वर्षण ग्रंथियों के स्रावित होने वाले हार्मोन का निम्न में से एक कार्य है, तो उसके अंदर ऑप्शन में आज तक कौन से पूछे गए हैं या कौन से वर्ड को यूज किया गया है, कौन सा सेंटेंस को घुमा फिरा के पूछा गया है, उन वालों को देखते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के मुख्य कार्य की बात करते हैं। मुख्य कार्य में क्या पढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन का जो मुख्य कार्य है, पहला तो इसका है कि ये नर में भ्रूण में यानी कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में एम्ब्रियो का टाइम भ्रूण में लिंग विभेदन का कार्य करता है। पता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, नर बनाएगा, नर लिंग विभेदन का काम करेगा। तो नर में यानी कि लिंग विभेदन का कार्य कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। किसके अंदर, नर के अंदर, एम्ब्रायोनिक स्टेज में यानी कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर। अगला है यह हार्मोन प्राथमिक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से आपको पता है कि प्राथमिक लैंगिक अंग बात करते हैं, शुक्रवाहिनी है, वर्षण है, शुक्राशय है, वर्षण कोष है या सहायक जनन ग्रंथियां हैं। इन प्रकार इन सभी के विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य हो गया, यह हार्मोन प्राथमिक लैंगिक लक्षणों या प्राथमिक लैंगिक अंगों के विकास के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते क्या है, नरों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। देखो, आवाज का भारी होना, कंधों या चेस्ट का फूलना, कंधों का भारी भरकम मजबूत हो जाना, और चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, जनन अंगों या सत्रों के अंदर बालों का आना। इस प्रकार के जो लक्षण नजर आते हैं वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो उनका भी क्या करता है, ये नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहां पर स्रावित होता है, वर्षण द्वारा स्रावित होता है। किसके अंदर, मनुष्य के अंदर, नर के अंदर।
ठीक है। अगला ये क्या कार्य करता है, ये मानव शरीर के नर के अंदर उनकी शारीरिक आकृति बदलाव करता है। शारीरिक आकृति मतलब आपको पता है कि जैसे जैसे यौवन स्टेज आती है, यानी कि यंग एज के बाद जब आप मैच्योरेशन स्टेज में जाते हो तो आपके शारीरिक बदलाव आता है, यानी कि चेस्ट वगैरह फूलते हैं, डोले सोले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ये नर के अंदर परिवर्तन होते हैं। तो उनकी शारीरिक आकृति परिवर्तन होता है, उसका स्वभाव भी बदल जाता है। या तो व्यक्ति ज्यादातर आक्रामक यानी कि अग्रेसिव प्रकृति का हो जाता है, यानी कि स्वभाव में उद्यमशीलता या उत्साहवर्धक ऐसा कुछ उसके अंदर परिवर्तन आता है। कौन लेके आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेके आता है। और क्या करता है, मैथुन इच्छा को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार जो आकृति में बदलाव, स्वभाव, इस प्रकार की क्रिया कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बाद में विकास करता है। और ये इसका मुख्य कार्य क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक और मुख्य कार्य है कि ये शुक्र जनन की क्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है। शुक्र जनन की क्रिया को, शुक्र जनन याद रख लेना, ये वर्ड परेशान कर रहा था, मैं लिख देता हूं। शुक्र जनन क्या होती है, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया। क्या होती है, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया। ठीक है, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्र जनन कहा जाता है। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस। अब बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए आपको। पता है कि कुछ नर या तो बंधीय होते हैं या उनको बंधीय कर दिया जाता है, नपुंसक कर दिया जाता है। तो ये क्या प्रोसेस होता है, तो सभी जंतुओं में, जंतुओं की बात कर लेते हैं मेल में, तो सभी जंतुओं के अंदर जब वर्षण को नाश या वर्षण कोष को नाश कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, डीजनरेट कर दिया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैस्ट्रेशन। क्या कहा जाता है, कैस्ट्रेशन कहते हैं। और इसकी वजह से जो पर्टिकुलर व्यक्ति नर या जो भी जंतु रहेगा वो क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। उसके अंदर आगे जनन क्रिया के दौरान संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं पाई जाती। तो ये सारी चीजें किसकी थी, ये सारी कंप्लीट बेस्ड चीजें हमने पढ़ी है वर्षण से स्रावित होने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, जो अपने अंतःस्रावी का 9वीं ग्रंथि थी, जो मानव के नर के अंदर पाई जाती है। अब अपने अंतःस्रावी तंत्र की 10वीं और अंतिम ग्रंथि है, जो मनुष्य के मादा के अंदर पाई जाती है, जिसका नाम है अंडाशय। उसके बारे में अच्छे से देखते हैं कि क्या होती है, किस प्रकार के हार्मोनों का सीक्रेशन करती है। अपनी जो अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतिम जो अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथि होती है वो होती है अंडाशय। कहां पर पाई जाती है, मनुष्य के मादा में। नर के अंदर कौन सी थी, वर्षण थी। अब हम बात करेंगे अपनी जो 10वीं अंतःस्रावी ग्रंथि अंडाशय के बारे में। पहले तो पता होना चाहिए कि अंडाशय ग्रंथि मुख्य रूप से कहां पर और किस जगह पाई जाती है। पेल्विस रीजन में पाई जाती है, हमने पता है उदर गुहा के नीचे की तरफ। हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बात भी की थी। और मुख्य रूप से हमने कहा है कि ये एक महिलाओं की क्या है, जनत ग्रंथि भी है, या जनत ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। तो इस अंडाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में देखते हैं। तो पहले तो पता है कि अंडाशय है जो अपने एम्ब्रायोनिक स्टेज के अंदर मेसोडर्म से स्रावित होने वाली एक प्रकार की ग्रंथि है, और ये अपने अंदर से मुख्य 3 प्रकार के हार्मोनों का श्रवण करती है। कौन से 3 प्रकार के हार्मोन हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला अपना कौन सा हार्मोन है, सबसे पहला हार्मोन है उसका नाम है अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन करता क्या है, पहले तो जैसे हमने वर्षण के अंदर टेस्टोस्टेरोन के बारे में चर्चा की थी, वही काम एस्ट्रोजन यहाँ पर करता है। अब देखो टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित कर रहा था। यही बात हो रही थी, वही का वही नियम यहीं पे लागू करते हैं। और इसको याद करने का एक स्पेशल तरीका ढूंढते हैं कि याद रखना मुख्य रूप से क्या होता है कि अंडाशय द्वारा 3 प्रकार के जो हार्मोनों का सीक्रेशन किया जाता है। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखो पहला एस्ट्रोजन को याद रखने का बहुत आसान तरीका। एस्ट्रोजन केवल द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास को प्रेरित करता है और उसके अंदर कुछ न कुछ महिलाओं के अंदर बदलाव लाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन उसके निषेचन से रिलेटेड क्रियाओं को करेगा। निषेचन रिलेटेड कैसे, गर्भाशय को प्रेरित करेगा, उसकी दीवार को मोटा करेगा, असहन करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और वो स्तन ग्रंथियों के विकास को भी प्रेरित करेगा, उसके अंदर वाहिनिकाएं बढ़ेगा, उसके स्तंभों का आकार बढ़ेगा, शारीरिक सहनशीलता लाएगा। वो सारी क्रिया कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगा। और रिलैक्सिंग हार्मोन की बात करेंगे तो वो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जब भ्रूण के जन्म के दौरान, प्रसव क्रिया के दौरान वो रिलैक्सिन हार्मोन श्रवण होता है। तो तीनों का काम अंडरस्टैंड में समझ में आ गया। अब इसका क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस वे, यानी कि इसके वे के अनुसार, ये किस अनुसार इसके काम करने का तरीका है उसको याद रखते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो पहला है एस्ट्रोजन, ये मुख्य हार्मोन है किसका, अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला मेन हार्मोन है, मुख्य हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय की जो पुटिकाएं होती है, फॉलिकल्स, उनके द्वारा स्रावित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मेन हार्मोन है, अंडाशय की पुटिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अब ये कब से, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये क्या जीवन भर स्रावित होता रहेगा क्या, नहीं,
महिलाओं के अंदर एक स्पेशल प्रकार में हम पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि महिलाओं की यौन अवस्था से लेकर रजोनिवृत्ति अवस्था की जो आयु होती है उसके दौरान ये हार्मोन सीक्रेट होता है, उसके बाद ये हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होता है। याद रखना, पर्टिकुलर पीरियड है किसके अंदर, महिलाओं के अंदर। किस हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन का। श्रावण का पीरियड क्या है, यौन अवस्था से, यानी कि यौन अवस्था जब स्टार्ट होती है वहां से लेकर रजोनिवृत्ति अवस्था की आयु तक। रजोनिवृत्ति पता है मेस्ट्रुअल साइकिल्स के पीरियड का आना बंद हो जाता है, रजोनिवृत्ति हो जाती है, उसके बाद उनके अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल्स की अवस्थाएं नहीं देखी जाती, प्रक्रियाएं नहीं होती। तो उस आयु तक एवरेज बात करें तो 45 एक्रॉस, ठीक है। यौनावस्था से लेकर रजोनिवृत्ति तक क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है अंडाशय की पुटिकाओं द्वारा, ठीक है। अगला क्या है, ये हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार दिखता है, तो यह हार्मोन स्टेरॉइड प्रकृति का होता है। कैसा होता है, स्टेरॉइड प्रकृति का होता है। स्टेरॉइड प्रकृति हमने को पता है कि वो मनुष्य के अंदर यौन अवस्था को प्रेरित करती है, यंग स्टेज में जाने के लिए प्रेरित करती है। और ये भी किससे मिलकर बना होता है, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। एवरेज ब्लड के अंदर इसका आप बात करेंगे तो एक एक्रॉस 40 mg के आसपास प्रति 100 ml ब्लड में पाया जाता है। इसका एवरेज अभी तक मिला नहीं है क्योंकि हर एक बुक इसको अलग अलग देती है, अपने को पता होना चाहिए 400 से लेकर 440 के आसपास इसका रेशियो होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काफी बार तो क्या होता है कि हम पढ़ते हैं कि अंडाशय की पुटिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होती है निषेचन के बाद की स्थिति। अब निषेचन के बाद की स्थिति, अब पहले तो निषेचन पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन क्या कहते, किसे कहते हैं, जब नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं, नर और मादा युग्मकों का जब संलयन होता है तो एक द्विगुणित कोशिका निर्माण होता है, युग्मनज, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। याद रखना, निषेचन प्रक्रिया अलग होती है, जनन प्रक्रिया अलग होती है। जनन सेपरेट हम बात करेंगे तो अपने समान नई उत्पत्ति करने की एक प्रक्रिया को जनन कहते हैं, लेकिन निषेचन क्या होगा, केवल नर और मादा युग्मकों का मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करना, ठीक है। तो निषेचन के बाद अपरा, आपको पता है अपरा क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो से माता के बीच में कनेक्टिंग लिंक, यानी कि एक डोरी के समान काम करती है। कनेक्टिंग लिंक के रूप में क्या करती है, उसको भोजन प्रोवाइड करने में, उसको पोषण प्रोवाइड करने में, नाभि के थ्रू, वही अपरा। तो वो अपरा द्वारा भी क्या होता है, एस्ट्रोजन का सीक्रेशन किया जाता है। निषेचन के बाद अपरा द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का थोड़ी सी मात्रा में सीक्रेशन किया जाता है। ये मैं चीज नोट लगा के इसलिए लिखी है क्योंकि ऑप्शन में अगर अपरा मिल गया और अंडाशय पुटिका नहीं मिली तो आप ये सोचने लग जाओगे कि आउट ऑफ सिलेबस या क्वेश्चन मिस्टेक है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो याद रखना वहां पर अगर अपरा है ऑप्शन के अंदर तो अपरा राइट रहेगी, क्योंकि निषेचन के बाद अपरा क्या करती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर एस्ट्रोजन का सीक्रेशन शुरू कर देती है, ठीक है। अब इस एस्ट्रोजन के मुख्य कार्य क्या है वो भी बात करते हैं। देखो ये एस्ट्रोजन है जो सहायक जनन अंगों व लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। फर्स्ट ऑल तो सहायक जनन अंग कौन कौन से, अंडाशय की बात करें तो स्तन ग्रंथियां है, सहायक जनन अंग है। फिर बात करेंगे तो आंतरिक जनन अंगों के रूप में बात करेंगे तो म्यूकस वाला क्षेत्र है, आंतरिक चौड़ा ब्रॉड भाग गर्भाशय के विकास को प्रेरित करता है और उसके वेजाइना वाले विकास को प्रेरित करता है और स्तन ग्रंथियों के विकास को। तो ये सहायक जनन अंग हो गए और लैंगिक लक्षणों के विकास को भी प्रेरित करता है, लिंग के अनुरूप उसके अंदर लक्षणों का बदलाव लाता है। अगला है कि ये स्तन ग्रंथियों के परिवर्धन में सहायक है, यानी कि उनके अंदर परिवर्तन लाता है, उसकी वाहिनिकाओं को ब्रॉड चौड़ा बनाता है, उसके अंदर फैलने वाली रक्त वाहिनिकाओं के रक्त के संचार को बढ़ाता है और उसके आकार को भी बड़ा करता है। तो स्तन ग्रंथियों के परिवर्धन में भी सहायक होता है। फिर है क्रांतोताप और लैंगिक अभिग्रहणता में सहायक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोजन का कार्य। देखो लैंगिक अभिग्रहणता क्या होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन के दौरान, यानी कि जब भी लैंगिक संपर्क आता है उस समय ये हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है और इस हार्मोन के सीक्रेशन के बाद क्या होता है कि लैंगिक आकर्षणता बढ़ती है। ये किस हार्मोन की वजह से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। फिर है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन सा है, हमने पहले तो वर्षन के अंदर भी पढ़ा था कि नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, आवाज़ का भारी होना, तो इधर क्या होगा, आवाज़ का मधुर और शालीनता आना। क्या होगा, उधर क्या हो रही थी, आवाज़ का भारी होना, यहाँ पर आवाज़ का मधुर और शालीनता होना। फिर हो रहा है कि वहाँ पर क्या होता है कि शरीर के ऊपर दाढ़ी मूंछों का आना, तो यहाँ पर हो जाएगा शारीरिक अंगों का विकास होना, चेहरे पर चमक आना। फिर उधर क्या हो रहा था कि ब्रॉड हो रहे थे, यानी कि कंधे वगैरह ज़्यादा मजबूत हो रहे थे, तो इधर क्या होगा, पेल्विक रीजन का आकार बढ़ जाएगा। किसका, पेल्विक रीजन का आकार बढ़ जाएगा। और हम बात करेंगे और उसके अंदर परिवर्तन क्या हो रहे थे, उसके अंदर मुख्य प्रकार के हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर हेयर, यानी कि हेयर ग्रोथिंग हो रही थी, तो इधर भी महिलाओं के अंदर भी इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। तो हम द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से, पहला क्या हो गया, आवाज़ का मधुर होना, आवाज़ में मधुरता। फिर दूसरा क्या होगा, चेहरे में चमक एवं शालीनता, चेहरे में चमक व शालीनता। तीसरा क्या है,
तीसरा मुख्य है पेल्विक रीजन का आकार बढ़ना, पेल्विक रीजन के आकार को बढ़ना, जिसे प्यूबिक सिम्पाइसिस हम कहते हैं, उसका आकार को बढ़ना। डी क्या हो गया, हेयर ग्रोथ। ये मुख्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, शरीर के अंदर कोमलता आती है, इस प्रकार के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, अंडाशय का एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसके बारे में। कहाँ से सीक्रेट होता है, अंडाशय की पुटिकाओं द्वारा। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या मिलेगा, अपरा मिलेगा ही मिलेगा, दोनों में से एक ढूंढना है। मोस्ट ऑफ इट आपको मिल जाएगा अंडाशय की पुटिका, अगर नहीं मिले तो वहां पर अपरा दिया होगा, वो राइट होगा। अब बात करेंगे इसका मुख्य कार्य, तो मुख्य कार्य एक याद रखना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन और लैंगिक अभिग्रहणता में कार्य करता है। अब अंडाशय ग्रंथि द्वारा एक और दूसरा जो हार्मोन का स्रावन किया जाता है, वो दूसरा हार्मोन, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या नाम है उसका, नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा। किसके द्वारा, कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, जिसे पित्तक पिंड द्वारा भी काफी बार हो जाता है। तो मुख्य रूप से कार्पस ल्यूटियम द्वारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अब ये भी एक इस प्रकार का क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा अगर ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो आपको पता है कि इसकी संरचना पूछी गई है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप भी किया, क्योंकि इसके बोला जाता है 21 कार्बन युक्त संरचना। क्या बोला जाता है, 21 कार्बन, यानी कि 21 कार्बन वाली जो संरचना होती है वो कौन से हार्मोन की होती है, वो होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की होती है, 21 कार्बन युक्त संरचना। और ये भी एक प्रकार का कैसा हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। इसके ऐसी संरचना देखने को मिल जाए तो अपने को पता होना चाहिए कि ये किस हार्मोन की संरचना है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मुख्य संरचना है। तो श्रावण कार्पस ल्यूटियम द्वारा, पित्तक पिंड द्वारा, स्टेरॉइड हार्मोन है, 21 कार्बन युक्त हार्मोन, 21 कार्बनों से मिलकर संरचना होती है बनी हुई। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस कैसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दो मुख्य अंगों के ऊपर अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है या उनके अंदर कार्य करता है। दो मुख्य अंग कौन सा, एक तो होता है गर्भाशय और दूसरे होते हैं स्तन ग्रंथियां। गर्भाशय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और स्तन ग्रंथियों के ऊपर क्या ये अपने आप प्रभाव पड़ता है। देखो स्तन ग्रंथियों में नॉर्मल सी बात है कि स्तन ग्रंथियों के आकार को बढ़ाता है, वाहिकाओं को चौड़ा करता है, उसके अंदर उत्तकों के जमाव को करता है, शालीनता प्रदान करता है, ये सारे कार्य क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव डालता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है गर्भाशय। अब गर्भाशय के अंदर क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की जो आंतरिक स्तर है, गर्भाशय अंत स्तर क्या कहा जाता है, गर्भाशय अंत स्तर, गर्भाशय की जो आंतरिक स्तर है उसके अंदर जो स्त्रावी परिवर्तन होते हैं, जो सीक्रेशन के लिए परिवर्तन होते हैं, उनके अंदर वृद्धि करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गर्भाशय की आंतरिक दीवारों के अंदर सीक्रेशन बढ़ेंगे तो क्या होगा, गर्भाशय की आंतरिक क्रियाएं बढ़ेगी। तो गर्भावस्था के अंदर आपको पता है कि क्या होता है, एंड के अंदर भ्रूण का रोपण किया जाता है, गर्भावस्था में जाकर भ्रूण का रोपण होगा, फिर उसका विकास होता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके आंतरिक स्त्रावी परिवर्तन होना। तो वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। दूसरा कौन सा है कि गर्भाशय की जो दीवार होती है उसको मोटी बनाता है, यानी कि उसकी मोटाई को बढ़ाता है ताकि वो होल्ड करके रख सके, उसकी दीवार को मोटा और मजबूत बनाता है और असंवहनीय बनाता है, असंवहनीय। उसके अंदर संवहन युक्त जो भी पालिकाएं या विभेदिकाएं होती है उनको हटाता है, असंवहनीय बनाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, असंवहनीय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। वहां पर ऑप्शन में एस्ट्रोजन या रिलैक्सिन मिल जाएगा, और काफी बार रिलैक्सिन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन में नाम से पता चलता है रिलैक्स करता है, लेकिन वो संवहनीय नहीं बनाता है, वो तो केवल प्रसव क्रिया के दौरान होता है। ठीक है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य है कि जो गर्भाशय की कोशिकाएं पाई जाती है उनके अंदर वसा और ग्लूकोज का संचय को बढ़ाता है, क्योंकि ये एनर्जी देने वाली चीजें हैं, ग्लूकोज है जो फिर ग्लाइकोजन वगैरह से टूटकर बना है, तो ये एनर्जी देने वाली वसा उनका संचय भी बढ़ाएगा ताकि भ्रूण को अच्छे मात्रा में पोषण मिल सके। और तीसरा है, चौथा मुख्य कार्य है, म्यूकस के स्त्राव को प्रेरित करता है। किसके, म्यूकस, जैसे उसके अंदर आंतरिक जमाव होता है म्यूकस का, उसके स्त्राव को प्रेरित करता है, उसके स्त्राव को बढ़ाता रहता है कंटिन्यूसली। और एक ये याद रखना, नोट लगा के आपको पता होना चाहिए कि जो गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण का रोपण होता है, भ्रूण का जो यानी कि गर्भाशय के अंदर जो निषेचित अंडा है, भ्रूण बोलते हैं जिसे आगे चल वो भ्रूण ही बनेगा, तो गर्भाशय के अंदर जो निषेचित अंडा फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक अंडा बना है, उसके अंडे के रोपण के लिए तैयार कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयार करता है। याद रखना, गर्भाशय को तैयार करता है, किसको, गर्भाशय को। ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं भ्रूण को तैयार करता है, भ्रूण ऑलरेडी तैयार होकर ही आता है, केवल उसको गर्भाशय को तैयार करता है किसके लिए, रोपण के लिए, कि यहाँ पर पर्टिकुलर अगर उसकी फिक्स्ड प्लेस हो जाए और उसके बाद क्या होगा कि इसका परिवर्तन विकसित होता है। तो हमने ये दोनों प्रकार के हार्मोन के बारे में देख लिया। अब अंतिम की बात करेंगे जो गर्भाशय से रिलेटेड है और प्रसव क्रिया के दौरान रिलीज होता है, अंडाशय का तीसरा हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखो हमने बात की थी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन की। एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों में परिवर्तन लाता है। तीसरा हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन, नॉर्मल सी बात है कि ये प्रसव क्रिया के दौरान इंपॉर्टेंट रूप से अपना रोल निभाता है। अब क्या रोल निभाता है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, किससे मिलकर बना होता है, किस प्रकार की संरचना होती है,
पानी में घुलनशील है या नहीं है, गर्भावस्था में किस कंडीशन में इसकी मात्रा बढ़ती है कम होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन प्रोटीन और स्टेरॉइड प्रकृति का होता है, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, स्टेरॉइड प्रकृति की होती है। अब ये हार्मोन है एकमात्र जो पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील हार्मोन होता है जो गर्भावस्था के अंतिम काल में, यानी कि गर्भावस्था का जो अंतिम पीरियड होता है, यानी कि प्रसव क्रिया के आसपास में प्लेसेंटा यानी कि अपरा, अंडाशय तथा गर्भाशय द्वारा स्त्रावित किया जाता है। 3 चीजों द्वारा या 3 प्रकार की अंगों द्वारा स्त्रावित होता है। कौन कौन सी? अपरा द्वारा भी होता है, प्लेसेंटा मतलब अपरा, अंडाशय द्वारा भी होता है और गर्भाशय द्वारा भी स्त्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। एक प्रकार के आप बात कर लो कि मादा के अंदर ये एक प्रकार के रिलैक्स प्रोवाइड करने के लिए या उनको आंतरिक सहानुभूति के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि जो पीड़ा की अवस्था होती है उसको कम करने के लिए उससे द्वारा स्त्रावित होने वाला एक हार्मोन होता है। अब ये मुख्य कार्य क्या करता है? इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला कार्य है कि ये गर्भावस्था की समाप्ति के दौरान, गर्भावस्था की समाप्ति मतलब कि भ्रूण या शिशु का जन्म, गर्भावस्था की समाप्ति पर यह श्रोणि मेखला के प्यूबिस सिम्पाइसिस नामक जो जोड़ होता है उसको चौड़ा कर देता है। किसको कर देता है? श्रोणि मेखला के प्यूबिस सिम्पाइसिस नामक जो जोड़ होता है उसको ब्रॉड यानी कि चौड़ा कर देता है, जिसको इसको फैला देता है, चौड़ा कर देता है, जिसमें क्या होता है कि जो जनन कलार को चौड़ा हो जाता है और शिशु के जन्म में क्या हो जाती है? सुगमता हो जाती है। यानी कि जो प्यूबिक सिम्पाइसिस जो जोड़ है वो चौड़ा हो जाएगा, वो फैल जाएगा, तो शिशु का जन्म आसानी से हो जाएगा। तो ये हार्मोन उसका भी कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, गर्भावस्था की समाप्ति के दौरान श्रोणि मेखला के प्यूबिस सिम्पाइसिस नामक जोड़ को ये फैलाकर जनन काल को चौड़ा करता है और जिससे शिशु जन्म में ये सुगमता प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका दूसरा मुख्य कार्य है कि इस हार्मोन की मात्रा रुधिर प्लाज्मा में गर्भावस्था के अंतिम काल में अधिकतम हो जाती है। याद रखना, इस हार्मोन की मात्रा किस में हो जाती है? गर्भावस्था के अंतिम काल के अंदर रुधिर प्लाज्मा में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। और तीसरा मुख्य कार्य क्या हो गया कि ये बच्चे के जन्म के बाद, जैसे ही शिशु का जन्म हुआ उसके 1 दिन के अंदर अंदर ये हार्मोन पूर्णतः क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, फिर नजर नहीं आता, इसकी श्रवण नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर हो गया ये कि शिशु जन्म के बाद ही 1 ही दिन के अंदर अंदर ये हार्मोन विलुप्त हो जाता है और रुधिर प्लाज्मा के अंदर भी इसकी मात्रा कैसे हो जाती है? नगण्य हो जाती है, न के बराबर हो जाती है। और एक ये इसके अंदर जो अपरा पाई जाती है रिलैक्सिन हार्मोन के दौरान, हमने बात की थी कि जो अपरा प्लेसेंटा, अपरा द्वारा भी एक हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। इस हार्मोन का नाम थोड़ा याद रख लेना, HCG हार्मोन। HCG हार्मोन मतलब कि ह्यूमन कैरोनिक जेनोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है? ये गर्भावस्था की पहचान हेतु उत्तरदायी होता है। गर्भावस्था के पहचान हेतु उत्तरदायी के लिए कौन सा हार्मोन कारक या हार्मोन का संश्लेषण होता है? तो HCG हार्मोन का क्या करता है? गर्भावस्था की पहचान करवाता है। नोटेड याद रखना कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसको साइंटिफिक या साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उस प्रेगनेंसी टेस्ट को कहा जाता है ग्रेविडेक्स टेस्ट। क्या कहा जाता है? ग्रेविडेक्स टेस्ट। किसे कहा जाता है? प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उसे साइंस की भाषा में ग्रेविडेक्स टेस्ट कहा जाता है। तो हमने अंतःस्रावी तंत्र की संपूर्ण ग्रंथियों के हार्मोनों और उसके होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। हमने 10 प्रकार की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को डिटेल में पढ़ा है। आप इस पूरी सीरीज को शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट के अंदर से हमें बताइएगा और हमारे जो भी मुख्य एग्जाम के रिलेटेड जो सीरीज चल रही है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, आप उन सभी को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एनवीरा एजुकेशन पर। थैंक यू।